प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये पॉलिटिकल साइंस का पेज नंबर A25 पे है, जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है स्वतंत्रता वाला। उसके लघुतरात्मक प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ बताइए भाई। ये कह रहा है स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो ये पहले करा दिया, स्वतंत्रता की 3 परिभाषा करा दी, स्वतंत्रता की 5 विशेषता बतानी है भाई। तो नंबर 1, सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। भाई सभी तरह की जो पाबंदी लगा दे तो वो स्वतंत्रता नहीं कहलाएगा। निरंकुश, अनैतिक, न्यायपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। सभी को आज़ाद रहने का अधिकार है। व्यक्ति को वह कार्य करने की स्वतंत्रता है जो करने योग्य है, जो ना करने योग्य है उसकी स्वतंत्रता नहीं है भाई। स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अब नागरिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के रूप में मिलती है। जीवन के विकास के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाएं केवल संगठित समाज में ही निहित है। इसमें संगठित समाज में ही मिल सकती है। संभव हो सकती है। समाज में रह रहे व्यक्ति को राज्य के कानूनों के प्रतिबंध प्रसंग में जो सुविधाएं प्राप्त होती है, उन सुविधाओं को उसने सामूहिक रूप से नागरिक स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। इसका नाम दिया जाता है नागरिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से बिल्कुल विपरीत है। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिली है, नागरिक स्वतंत्रता उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता संगठित समाज में प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता केवल संगठित समाज में ही संभव हो सकती है। संगठित समाज में ही हो सकती है। अब देखो भाई, राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है। राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है ऐसे अधिकार केवल प्रजातांत्रिक समाज में ही प्राप्त हो सकते। जिन राज्यों में राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं हो सकता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्यों में भाग लेने के माध्यम से है। भाग लेने के समर्थन से है। मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, याचिका देने का अधिकार और कुछ राजनीतिक अधिकार। तो अब कौन कौन से हैं भाई? राजनीतिक स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का, सरकार की आलोचना करने का, याचिका देने का। ठीक है भाई, ये क्या है? सब अधिकार है। अब स्वतंत्रता के 2 संरक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1, लोकतंत्र की व्यवस्था। लोकतंत्र व्यवस्था में ही लोगों को स्वतंत्रता अधिक समय तक और अधिक से अधिक मात्रा में मिल सकती है। स्वतंत्रता लोगों का एक आधार है और शासक जनता के प्रतिनिधि होने के कारण आसानी से स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। दूसरा है मौलिक अधिकारों की घोषणा। अधिकारों का अतिक्रमण होने की संभावना राज्य की ओर से अधिक होती है। मौलिक अधिकार संविधान में लिखे होते हैं। ऐसा होने से अधिकार का हनन राज्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की घोषणा से स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होती, की रक्षा होती है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता में संबंध क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में भाई कहीं भी कुछ काम करने का अधिकार, रुपए वैसे धन संपदा कमाने का की स्वतंत्रता। एक राजनीतिक है, वोट डालने का अधिकार। तो उनमें संबंध कैसे? देखो भाई, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है भूख तथा अभाव से मुक्ति। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर, काम की उचित मजदूरी की व्यवस्था तथा आर्थिक अभाव से छुटकारा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है मत डालने, चुनाव लड़ने, सार्वजनिक और सरकार की आलोचना करने का स्वतंत्रता। ठीक है भाई।
अब राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है वह राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ कोई नहीं है। यह वास्तविक नहीं है कि एक भूखे व्यक्ति के लिए मताधिकार का भी कोई मूल्य नहीं, यदि वह अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे की दया पर निर्भर है। एक मजदूर को यदि उसका मालिक बिना कारण तुरंत नौकरी से निकाल सकता है और उसे भूखा मरने पर मजबूर कर सकता है, तो क्या वह मजदूर अपने मत का प्रयोग अपने मालिक की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता? एक भूखे व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए। गरीबी के कारण वोट बेचे जाते हैं और धनवान व्यक्ति उन्हें खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? धनवान व्यक्ति। यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति का धन पर नियंत्रण है उसी प्रशासन का भाव प्रशासन पर भी जम जाता है। एक दिन की मजदूरी खोकर कोई मजदूर अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुरूप वोट डालने नहीं जा सकता। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। अब है स्वतंत्रता की सुरक्षा के कोई 5 उपाय। आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता किस प्रकार सुरक्षित रखी जा सकती है? स्वतंत्रता मनुष्य के विकास व उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के विभिन्न उपायों में से 5 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रजातंत्र। स्वतंत्रता व प्रजातंत्र में गहरा संबंध है। स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रजातंत्र में ही की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली में जनता की सरकार होती है और लोगों के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इसके विपरीत राजतंत्र प्रणाली में स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकारों की घोषणा। दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकारों की घोषणा। जनता को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर उन्हें संविधान में लिख दिया जाता है। जनता को जो स्वतंत्रता प्रदान किए हुए मौलिक अधिकार घोषणा कर उन्हें लिख दिया जाता है, ताकि संविधान द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित हो सके। दूसरा, स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस भी लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में सहायता करती है। यदि प्रेस पर अनुचित दबाव हो तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकता, मतलब मीडिया के सामने। स्वतंत्र प्रेस ही सरकार की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखती है। चौथा है कानून का शासन। कानून का शासन स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। कानून के सामने सभी समान होने चाहिए और सभी लोगों के लिए एक सा कानून होना चाहिए। इससे शासन वर्ग की स्वेच्छायुक्ता पर रोक लगती है। इस पर जो शासन करता है उसकी स्वेच्छा पर रोक लगती है, कोई वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। कानून कितने ही अच्छे क्यों न हो, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। कानून कितने भी अच्छे नहीं, जब तक न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र यानी आज़ाद नहीं हो, तो कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। अतः कानून को लागू करने के लिए न्यायाधीश स्वतंत्र, निडर व ईमानदार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ईमानदार होने चाहिए। ठीक है भाई। अब है अगला क्वेश्चन, क्या स्वतंत्रता पूर्ण होती है? स्वतंत्रता वास्तविक रूप में पूर्ण नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से वह सब कुछ करने का अवसर या आज़ादी नहीं दी जा सकती जो वह करना चाहता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति सामाजिक नियमों और कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है और उसे अपने सभी कार्य दूसरों के सुख दुख, सुविधा असुविधा को ध्यान में रखकर करने पड़ते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वेच्छायुक्ता जो सामाजिक जीवन में संभव नहीं है। समाज लोगों के आपसी सहयोग पर खड़ा है और कार्य कर रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मनमानी करेगा तो समाज की शांति समाप्त हो जाएगी तथा जंगल जैसा वातावरण पैदा हो जाएगा। ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा जंगल जैसा। एक सभ्य समाज में हम पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती, बल्कि उचित प्रतिबंधों
के अस्तित्व में ही कामयाब रहती है। क्या है? उचित प्रतिबंधों पर के अस्तित्व में ही कामयाब रहती है स्वतंत्रता। ठीक है भाई।